हेलो फ्रेंड, कैसे आप लोग। मैं हूँ रश्मि, वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग देखने वाले हैं यूएस इलेक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे कि यूएस पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, यूएस वोटिंग इलेक्शन सिस्टम कैसे होता है और जो बिडेन का एज ए न्यू प्रेसिडेंट इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो चलिए वीडियो को देखते हैं। जो बिडेन विन द रेस, ठीक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और अमेरिका में दो इम्पोर्टेंट पार्टी है, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा है डेमोक्रेटिक पार्टी। रिपब्लिकन पार्टी यानी कि आर, और ये जो रेड कलर आपको दिख रहा है वो आर डिनोट करता है रिपब्लिकन पार्टी, एंड डी डिनोट करता है ये ब्लू कलर। ओके, जो रिपब्लिकन पार्टी है वहाँ से है डोनाल्ड ट्रम्प, और जो ब्लू जो आपको दिख रहा है डेमोक्रेटिक पार्टी, उससे थे जो बिडेन। खैर, अब तो रिजल्ट आ गया है, जो बिडेन बन गए हैं यूएस के न्यू प्रेसिडेंट। जो बिडेन को मिलता है टोटल 284 और डोनाल्ड ट्रम्प को है 214। ठीक है, वहाँ का सिस्टम काफ़ी डिफरेंट है इंडिया से। तो देखते हैं क्या डिफरेंस है। यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा सा देखना चाहिए, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया एक पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम फॉलो करता है, यूएस प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉलो करता है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट होता है वहाँ। यूएस जो इलेक्शन होता है उसके पास जो भी पार्टी आती है वो 4 ईयर्स के लिए आती है, 4 ईयर का टर्म होता है। 2020 में आई है तो 2024 में अगेन इलेक्शन होगा। वहाँ का जो सिस्टम है वो है इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन होता है और वो इनडायरेक्ट होता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो वहाँ पे इंडिया से डिफरेंट है, क्योंकि वहाँ पे यूएस बॉन्ड बन सकते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई फॉरेनर है और इंडिया में रहता है और वो सिटीजनशिप गेन करता है तो भी वो इंडिया का प्रेसिडेंट बन सकता है। यूएस में ऐसा नहीं है, वहाँ पे यूएस बॉन्ड होना चाहिए। 35 ईयर्स एज लिमिट एज है, होना ही चाहिए 35 ईयर्स एज। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे यूएसए का रेसिडेंट होना चाहिए 14 ईयर्स तक के लिए। ठीक है, तो अगर वो यूएसए में 14 ईयर्स रहते हैं तो ही वहाँ के प्रेसिडेंट बन सकते हैं। वहाँ पे होता है यूएस कांग्रेस सिस्टम, जहाँ पे दो बॉड हाउस होते हैं, एक होता है अपर हाउस, दूसरा होता है लोअर हाउस। जो अपर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ सेनेट, और जो लोअर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, जैसे इंडिया में लोकसभा एंड राज्यसभा होता है, वैसे ही वहाँ पे अपर हाउस एंड लोअर हाउस है। हाउ डिफरेंट फ्रॉम इंडिया। यूएस में अभी इलेक्शन हुआ और यूएस इलेक्शन 7 नवंबर को हुआ, लेकिन रिजल्ट इतना लेट आता है और वहाँ पे मतलब काफ़ी उथल पुथल हो रहा है, जिससे हम लोग सभी सोच रहे हैं कि आखिर वहाँ चल क्या रहा है। तो थोड़ा जानते हैं यूएसए के बारे में। देखिए, नो रोल ऑफ यूएस कांग्रेस इन इलेक्शन। जैसा कि इंडिया में होता है कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम है, जहाँ पे प्रॉपर इलेक्शन होता है, इलेक्शन के बाद काउंटिंग की जाती है और जो भी ज़्यादा लाते हैं, मेजोरिटी जिसकी आती है उसकी सरकार बनती है। ठीक है, यूएस में ऐसा सिस्टम नहीं है। यूएस के सिस्टम में इलेक्शन होता है, नो डाउट, लेकिन उसका पर्पस कुछ और है। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। इंडिया की तरह वहाँ पे पार्लियामेंट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, जो वहाँ पे जो हमारे यहाँ मिनिस्टर बनते हैं वो जरूरी है कि वो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर हों, लेकिन यूएस में ऐसा नहीं है। वहाँ पे मिनिस्टर बनने के लिए आपको किसी भी हाउस के मेंबर होने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड इम्पॉर्टेंट बात ये है, वहाँ पे सिर्फ पब्लिक बोर्ड पे रिजल्ट नहीं डिक्लेयर किया जाता। ठीक है, तो पॉपुलर वोट का वहाँ पे इतना वैल्यू नहीं है। कैसे, वो डिटेल में देखेंगे। वर्किंग डे इलेक्शन, वहाँ पे इलेक्शन जो डे होता है वो वर्किंग डे होता है। ठीक है, आपको काम के साथ वोटिंग देने जाना है। वहाँ पे कोई हॉलीडे नहीं होता। इंडिया में जनरली छुट्टी का दिन होता है इलेक्शन डे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वहाँ पे कोई इलेक्शन मैनेजमेंट बॉडी नहीं है। इंडिया में हमारा प्रॉपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और प्रॉपर इलेक्शन बॉडी होता है। ऐसा वहाँ पे नहीं होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वहाँ पे इलेक्टिंग प्रोसेस कोई डिफाइन वे भी नहीं है, क्योंकि कोई बॉडी नहीं है तो प्रोसेस भी डिफाइन नहीं है। और इसके कारण बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसा कि अभी केस है, हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रम्प सुप्रीम कोर्ट जाए, तो ऐसा वहाँ पे प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि क्या करना है। ठीक है, और कोई भी डिस्प्यूट होता है, जैसे अभी डिस्प्यूट चल रहा है
तो ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप का क्या सुप्रीम कोर्ट जाना कितना सही है नहीं है उस पर भी डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर ये फ्रेम नहीं बना हुआ है कि किस ऑर्गेनाइजेशन के पास जाना है, क्योंकि कोई इलेक्शन बॉडी ही नहीं है। इलेक्शन का एक प्रॉपर मेथड है, इतने दिन तक आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो, इतने दिन तक आप अपना प्रचार कर सकते हो, उसके बाद आपको अलाउ नहीं है जाना। फिर आपके वोटिंग काउंटिंग सिस्टम है, वहाँ पे ऐसा नहीं है। इसीलिए अमेरिका के इलेक्शन का रिजल्ट आने में इतना ज़्यादा इश्यूज आते हैं, क्योंकि वो बहुत पुराने सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। हर एक स्टेट का अलग अलग नियम है। किसी स्टेट में काउंटिंग इलेक्शन के 2 दिन बाद हो रहा है, किसी में काउंटिंग इलेक्शन के 4 दिन बाद तक हो रहा है। तो इसी तरह डिफरेंस है। हमारे यहाँ एक पार्टिकुलर डेट है, इस दिन तक रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा वहाँ पे कोई डेट भी नहीं है। तो इसीलिए वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्टी होती है। ठीक है। दूसरा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे मेलिंग सिस्टम है। वहाँ पे एक पार्टिकुलर सिस्टम है जिसको कहते हैं एब्सेंटी वोटर सिस्टम। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी को एक जो भी वोट डालते हैं उनमें से कुछ लोग मेल से भी वोट डाल सकते हैं, जिसको एब्सेंटी वोटर कहते हैं। शायद वो किसी कारणवश उस दिन वोट नहीं डाल पाए तो वो मेल के थ्रू वोट डालते हैं। और वो जो मेल देखा जाता है इलेक्शन के बाद तक भी देखा जाता है किसी स्टेट में, और किसी स्टेट में इलेक्शन होने के 1 दिन पहले तक देखा जाता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सिस्टम में कॉम्प्लेक्सिटी है। ठीक है। और टाइम फ्रेम भी वहाँ पे कोई फिक्स नहीं है। हमारे यहाँ है कि ठीक है 7 को नवंबर को बिहार में इलेक्शन हुआ तो 10 नवंबर को रिजल्ट आ जाएगा। वहाँ पे ऐसा कोई फिक्स भी नहीं है, इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। हाउ प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन यूएस। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है वो कैसे है, वहाँ पे इलेक्शन कैसे देखा जाता है उसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए वहाँ पे सबसे पहला जो सिस्टम है उसको कहते हैं प्राइमरीज एंड क्यूकोसिस सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें जो होता है पार्टी बनती है। वहाँ पे वी ऑल नो दैट 2 पार्टी सिस्टम है। वहाँ पे एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरा रिपब्लिक पार्टी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये 2 ही पार्टी है, बट 2 ही पार्टी के बीच में होता है, क्योंकि यही 2 पार्टी जो है वो मेजर पार्टी की तरह उभर के आती है। ठीक है। ये जो 2 पार्टी है उसमें भी जो मेंबर्स होते हैं वो भी एक प्रोसेस से इलेक्ट किए जाते हैं कि ठीक है ये पार्टी है हमारा और इस पार्टी में कौन नॉमिनी होगा। जैसे इस बार जियो बिडेन है, जॉर्ज बुश थे। तो इस तरह के जो भी मेंबर हैं जो कि नॉमिनी हैं, जो कि पूरे पार्टी को इंडिकेट करेंगे, उनका भी प्रॉपर इलेक्शन होता है। ठीक है। उस इलेक्शन को कहते हैं प्राइमरीज एंड कॉकस सिस्टम। इसमें क्या होता है, प्राइमरीज में उनके खुद के ग्रुप के जो मेंबर होते हैं वो अपने हेड लीडर को जो कि इलेक्शन में खड़े होंगे उनको सेलेक्ट करते हैं। और दूसरा सिस्टम होता है कॉकस। इसमें क्या होता है, जो मेंबर सेलेक्ट करेंगे वो ओपनली बता सकते हैं कि नहीं हम लोग इनको अपना कैंडिडेट बनाते हैं। ठीक है। दूसरा वहाँ पे सिस्टम है उसको कहते हैं नेशनल कन्वेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जैसा कि इंडिया में होता है कि पार्टी जब वोटिंग होती है उसके पहले बहुत सारे लीडर्स आते हैं और एडवर्टाइज करते हैं अपने आप को, उसी तरह वहाँ भी होता है। वहाँ पे डिबेट्स होते हैं, डिस्कशन होते हैं, जो कि हम लोग न्यूज़ में सुनते हैं। ठीक है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला, जो बिडेन ने ये आंसर किया, ट्वीट करते हैं। उसके बाद वहाँ पे इलेक्शन होता है जैसे इंडिया में होता है। हर एक स्टेट में इलेक्शन होता है, लेकिन जब इलेक्शन होता है तो उसका एक प्रोसेस होता है। वो जो इलेक्शन करके जीत के आते हैं वो एक्चुअली इलेक्टेड आते हैं। ठीक है। हमारे यहाँ जो भी इलेक्शन होता है उसके बाद जो जीत के आते हैं वो मेंबर बन जाते हैं पार्लियामेंट के। लेकिन वहाँ पे वो सिस्टम नहीं है। वहाँ पे ये सिस्टम है कि वहाँ पे जो जीत के आएंगे वो पार्लियामेंट में जाएंगे और फिर से इलेक्शन होगा पार्लियामेंट में, और जहाँ पे काउंटिंग की जाएगी और वो पार्टी जीतता है। ठीक है। अच्छे से देखते हैं इसको। देखिए इलेक्शन में क्या होता है, वहाँ पे जनरली 18 ईयर्स के लोग वोट डालते हैं जनरली, क्योंकि हर स्टेट का अपना रूल है। ठीक है। वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कॉलेज होता है। ठीक है। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का होता है इनडायरेक्ट, कम्प्लीटली इनडायरेक्ट, जिसमें इलेक्ट्रिकल कॉलेज में एमपी और एमएलए सेलेक्ट करते हैं। राइट। कौन बनेगा हमारा प्रेसिडेंट, वैसा ही कुछ वहाँ पे होता है। वहाँ पे इलेक्टर होते हैं जो कि जनरल पब्लिक से सिलेक्ट किए जाते हैं। और ये जो इलेक्टर होते हैं ये इलेक्टर एक्चुअली कांग्रेस यानी जो हाउस होता है, लोअर हाउस एंड अपर हाउस, वहाँ पे जाकर बैठते हैं और वो फिर अपने लीडर को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी है और यहाँ पे डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो वो रिपब्लिकन पार्टी से सिलेक्ट करेंगे या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी से।
इलेक्टेड होते हैं, इलेक्टेड चूज किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल से बताती हूँ मैं। सपोज करते हैं कैलिफोर्निया में इलेक्शन हुआ, डेमोक्रेटिक पार्टी को मिला 25, रिपब्लिक पार्टी को मिला 30। तो जो कैलिफोर्निया है वहाँ पे रिपब्लिकन पार्टी जीत गया क्योंकि उसे मिला है 30। लेकिन वो 30 को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। अब वहाँ के जो 55 मेंबर हैं वो सारे इलेक्टेड हो जाएंगे और इन सब को रिपब्लिक पार्टी के लिए वोट डालना होगा। ठीक है, अभी तो वो डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए वोट डाले थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में जाके वोट डालेंगे तो वो हो जाएंगे रिपब्लिकन पार्टी के, क्योंकि मेजोरिटी रिपब्लिकन पार्टी को आया है। ये सिस्टम वहाँ पे फॉलो किया जाता है। यहाँ पे स्विंग स्टेट एक कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या होता है देखिए, स्विंग स्टेट्स का मतलब होता है वो स्टेट जिनके जो वोटिंग सिस्टम है वो बदलता है। जैसे मान लीजिए कैलिफोर्निया में माना जाता है हमेशा डेमोक्रेटिक पार्टी जीतती है। वैसे ही टेक्सास होता है, वहाँ पे माना जाता है रिपब्लिकन पार्टी जीतता है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि किसी ईयर कैलिफोर्निया डेमोक्रेटिक पार्टी को वोट ना दे, रिपब्लिक पार्टी को वोट दे। तो ऐसे कंडीशन में उन स्टेट्स को जो कि बार बार चेंज होते हैं उनको कहा जाता है स्विंग स्टेट्स। ठीक है, और इस पूरे सिस्टम में जो भी ज़्यादा इलेक्टेड होता है जिसका, ठीक है, कांग्रेस में इलेक्शन यहाँ पे हो गया, वोटिंग हो गया आम लोगों में, और पता चल गया कि कैलिफोर्निया में डेमोक्रेटिक जीता है क्योंकि डेमोक्रेटिक के ज़्यादा वोट आए हैं। तो जो भी मेंबर्स हैं वो अब सारे डेमोक्रेटिक को वोट देंगे। दूसरा आता है टेक्सास में पता चल गया रिपब्लिक जीत गया। और इसी तरह से जिस स्टेट के ज़्यादा आएंगे वो पूरा स्टेट विन करेगा। जैसे मान लीजिए कि रिपब्लिकन पार्टी के अगर ज़्यादा आए हैं तो ये रिपब्लिकन पार्टी को कांग्रेस में ज़्यादा वोट मिलेगा। ठीक है, अभी एक्चुअली जो कांग्रेस में वोटिंग होती है वो नहीं हुआ है, अभी जनरल पब्लिक के बीच में वोटिंग हुआ है कम्प्लीटली। ठीक है, और अभी भी काउंटिंग हो रहा है, लेकिन जितना चाहिए था मेजोरिटी वो मिल चुका है, इसलिए बोला जा रहा है कि जो बिडेन जीतेंगे। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बिडेन किस तरह से इंडिया पे इम्पैक्ट डालेंगे, क्योंकि एज अ कंट्री हम लोग ये देख रहे हैं कि जो भी लीडर आएगा उसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पे। ठीक है, तो इंडिया पे इम्पैक्ट के लिए थोड़ा सा समझना होगा। ट्रम्प के समय को देखते हैं। ट्रम्प के समय में इंडिया यूएस डील हुआ, डिफेंस डील हुआ। इस पर स्पेशल वीडियो बना हुआ है जिसमें हमने देखा कि बेका और कोम कासा ये दोनों इन्हीं के टाइम में साइन हुआ था। जो लेमुआ था, मैंने बताया था आपको लेमुआ, वो एक्चुअली ओबामा के टाइम में साइन हुआ था। ये जो दो है बेका एंड कॉमकासा वो हुआ था डोनाल्ड ट्रंप के टाइम में। तो हम लोग देखते हैं कि यूएस डिफेंस डील हुआ डोनाल्ड ट्रंप के साइड टाइम में, इसलिए काफ़ी फेवरेबल सिचुएशन था। उसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजिम पे इंडिया ने साइन किया और इंडिया मेंबर बना था। ऑस्ट्रेलिया ग्रुप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रुप था न्यूक्लियर एनर्जी सेक्टर के लिए, 2018 में हम लोग उसके मेंबर बने। इंडिया ज्वाइन वेसनाड एग्रीमेंट को ज्वाइन किया था 2017 में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की जो गवर्नमेंट थी वो कितनी फेवरेबल थी, या जो अमेरिकन गवर्नमेंट थी वो कितनी फेवरेबल थी इंडिया के लिए। इतने सारे डील हुए हमारे साथ। ठीक है, उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड। क्वाड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा बनाया गया था। ये इंडो पैसिफिक में चाइना को कट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसमें इंडिया को अच्छे से इन्वॉल्व करने के लिए ट्रंप को धन्यवाद कहना होगा। तो ठीक है, तो ट्रंप ने किस तरह से इंडिया का सपोर्ट किया वो हम यहाँ पे देखें कि ट्रंप के टाइम में हमने यूएस डिफेंस डील किया, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल किया, क्वाड के मेंबर बने, जो इंडिया का पावर है वो भी ग्रो किया ट्रंप के टाइम में। अब सोचा जा रहा है कि जो बिडेन के टाइम में क्या होगा। तो देखिए, जो बिडेन के टाइम में भी पॉसिबिलिटी है ग्रोथ की। ठीक है, वो कैसे? सबसे पहले तो अमेरिका का इंडिया से बहुत अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम है। ठीक है, हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बहुत ज़्यादा अमेरिका से कहते हैं। इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? अमेरिका, जो कि बजट में मैंने डिस्कस किया था। ठीक है, अबाउट $18 बिलियन डिफेंस डील हुआ है इंडिया और अमेरिका के बीच में। तो अमेरिका को इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। ठीक है, ऑलरेडी इंडिया ने 149 बिलियन ट्रेडिंग डील भी किया है। तो जो भी गवर्नमेंट आएगी वो इंडिया के फेवर में आएगी। ठीक है, और
ये कहना गलत नहीं होगा कि ट्रम्प बिलीव इन फंक्शनल रिलेशनशिप। ट्रम्प हमेशा फंक्शनल रिलेशनशिप बिलीव करता था, जैसे कि काम आया, जब काम करे तब बात करता था। ट्रम्प हमेशा इंडिया से, जब भी उसको लगा कि हाँ इससे इंडिया से डील करने से बेनिफिट होगा, तो वो इंडिया से डील किया है। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, इवन बहुत बार ट्रम्प ने इंडिया पे प्रेशर भी डाला है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है WTO नॉर्म। WTO में ट्रम्प हमेशा इंडिया के अगेंस्ट बोलता था। उसका कहना था कि इंडिया में जो एग्रीकल्चर मार्केट है, जो डेयरी प्रोडक्ट मार्केट है, उसको ओपन किया जाए और ट्रम्प जो है वो अमेरिकन कंपनी को इंडिया में एग्रीकल्चर मार्केट में लाया जाए। इंडिया हमेशा से कहा है कि हम तो अपने ही फार्मर से सामान पूरी तरह से खरीद नहीं पाते, हमारे फार्मर तो खुद ही डिस्टर्ब है, तो हम आपको कैसे कह दें कि एग्रीकल्चर मार्केट को ओपन कर दिया जाए, तब तो फार्मर का और बुरा हाल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट बात है, ट्रम्प बार बार इंडिया पे टेरिफ भी लगाया है। अगर आपको याद होगा, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिस्टम है जनरल सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस। ट्रम्प ने इंडिया पे टेरिफ लगाया। इससे क्या हुआ कि इंडिया जो था वो एक्सपोर्ट करता था ड्यूटी फ्री, लेकिन ट्रम्प के इस स्टेप से इंडिया का एक्सपोर्ट काफ़ी कम हुआ अमेरिका में। इसीलिए ये नहीं कह सकते कि ट्रम्प बहुत ही फेवरेबल था इंडिया के लिए। तीसरा जो इम्पोर्टेंट बात, कि ट्रम्प ने इंडिया के ऑटोनॉमी को हर्ट किया था। कैसे? ईरान के सिस्टम में, जब ईरान पे सेक्शन लगाया गया था अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका ने कह दिया था कि ईरान से कोई भी तेल नहीं खरीद सकता, और इंडिया को फोर्स किया गया था कि इंडिया ट्रेडिंग न करे ईरान से, और जिसके कारण हमारा चाबहार पोर्ट जो बनने वाला था उसमें भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हुआ। तो हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका का इंटरफेरेंस इंडिया के लिए अनफेवरेबल था। लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो बिडेन जो है वो ईरान से फिर से दोस्ती करेगा, और ईरान से दोस्ती करने से इंडिया को प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो तेल का जो ज़रूरत है वो ईरान से पूरा होता है, और दूसरी बात कि चबहार पोर्ट जो बनने वाला है वो बनेगा, और जो भी काम रुक गया है वो आगे एक्सटेंड होगा। तो ये इंडिया के लिए फेवरेबल सिचुएशन है। और जहाँ तक चाइना की बात की जाए, तो चाइना का अगेंस्ट ही जाएगा जियो बिडेन, और इसीलिए जियो बिडेन की जितनी भी पॉलिसी होगी वो इंडिया के फेवर में होगी। ठीक है, तो कहा जा सकता है कि जियो बिडेन का आना इंडिया के लिए फेवरेबल है, क्योंकि ट्रम्प जो है वो काफ़ी ज़्यादा फंक्शनल था, मूडी था, और वो जहाँ प्रॉफिट दिखता था वहीं वो जाता था। इसलिए इंडिया के साथ उसकी जो डील थी वो बहुत ही कंफ्यूजिंग थी। ठीक है, तो कंक्लूजन में कह सकते हैं जो भी हो रहा है वो अच्छा है, और जो बिडेन का आना इंडिया के लिए सही भी होगा, क्योंकि ट्रम्प जो है वो पीस डील से भी आउट हो गया था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स से आउट हो गया था, यूनेस्को से आउट हो गया था। तो कहीं ना कहीं उसकी पॉलिसी जो थी वो ज़्यादा प्रोटेक्शनिज्म पे थी, और वो फर्स्ट, जो कि इंडिया के लिए फेवरेबल नहीं था। तो इन द कंक्लूजन वी कैन से दैट यस, जो बिडेन इज़ फेवरेबल फॉर इंडिया। थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आप UPSC, BPSC, MPPCS की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विस की, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।